हम लोग एलिमेंट में मेटल की सीरीज को पढ़ रहे थे और मेटल की सीरीज में भी हम उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। तो हम लोग कुछ प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं मेटल की। मुझे रिवाइज करा सकते हो, मुझे बता सकते हो कि हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं मेटल की। हाँ भैया। मेटल क्या होता है? मैलिएबल ये होता है। और क्या होता है? डक्टाइल होता है। डक्टाइल होता है। और क्या पढ़ा हमने इसकी प्रॉपर्टी में अभी तक? कंडक्टर। कंडक्टिविटी गुड कंडक्ट कंडक्टिविटी होती है ना। किस चीज की गुड कंडक्टिविटी होती है? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। है ना, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की हो जाती है। और मुझे बताओ और क्या पढ़ा हमने? लेशर वो शाइन लस्टर। करता है। हाँ, वो क्या सर, लस्टरस होता है, मतलब थोड़ा सा उसमें चमक रहती है। तो ये हमने मतलब क्या कहते हैं, ये कुल मिला के मतलब अगर देखा जाए तो ऐसे चार प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। अब हम मतलब क्या कहते हैं, अब धीरे धीरे एक और प्रॉपर्टी की तरफ पढ़ते हैं। कि जैसे हम पहली प्रॉपर्टी अभी आज जो पढ़ने वाले हैं, वो ये है कि मेटल जनरली हार्ड होता है। मैं क्या वर्ड लगा रहा हूँ? जनरली। मतलब हर केस में तुम्हारा हार्ड नहीं होता है। ज्यादातर मेटल तुम्हारे हार्ड होते हैं, समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा ज्यादातर मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन जो हार्डनेस है उसकी हार्डनेस भी कंपेयर की जा सकती है। किसी की ज्यादा होगी और किसी की तुम्हारी कैसी होगी, मिनिमम होगी। तो अगर जैसे मान लो कि अगर मैं तुमको अगर जैसे बोल देता हूँ कि ऐसे कौन सा मेटल है जो मतलब काफी ज्यादा हार्ड है, तो उसमें एग्जांपल हो गया जैसे तुम्हारा आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया तुम्हारा, है ना, ये सब हो गए। इवन तुम्हारा मतलब कॉपर भी हो गया जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, ये भी तुम्हारा हार्ड होता है। और अगर जैसे मान लो कि मैं अगर एक्सेप्शन की बात करूंगा, तो मुझे तो जनरली जब जिस वजह से लगा रहे, तो एक्सेप्शन में ऐसे कौन सा मेटल है जो तुम्हारा सॉफ्ट होता है? भैया सोडियम और गोल्ड। वेरी गुड। तुम्हारा कैसा हो जाता है? तुम्हारा सोडियम हो जाता है। सोडियम के और तुम्हारा पोटेशियम भी हो जाता है। ये तुम्हारे सॉफ्ट मेटल हैं। अगर तुम इनको चाकू से कट करोगे तो बड़े आसानी से कट हो जाएंगे। और ये काफी रिएक्टिव भी होते हैं। ये सब क्या, ये दोनों पोटेशियम और ये सब, ये अगर मान लो कि इनको ओपन एटमॉस्फेयर पे रखोगे तो ये बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे। ये बर्न करने लगेंगे, वो सब करने लगेंगे। तो इसी वजह से सोडियम और पोटेशियम को हम लोग इनको मतलब एक फ्रीजिंग स्टेट, मतलब या मान लो कि जैसे हम लोग कैरोसिन में डाल के रखते हैं। क्यों? कैरोसिन के अंदर की वजह से, डालने की वजह से क्या हो जाता है कि जो तुम्हारा एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है, वो एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर तुम्हारा पहुंच नहीं पाता सोडियम और पोटेशियम के पास। तो ये सारी चीजें हैं। तो जैसे अगर तुमसे कोई पूछे कि द मेटल इज ऑलवेज हार्ड, तो तुम बोल देना नो, इट इज नॉट ऑलवेज हार्ड, इट इज जनरली हार्ड। Few metals are hard, few metal are not. Like the metal iron, aluminum, copper, and few more are known for their hardness. But if you look at the sodium and the potassium, we found that these metal are very soft. They can be easily cut by the knife. ये चीज हो गया। और इसके बाद अगर जैसे मान लो कि अगर जैसे तुमसे पूछ ले कि why the sodium and potassium are put in the kerosene jar, तो ऑलवेज सेड कि लाइक इट इज द वेरी मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स इन रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है, एंड दे आर द मोस्ट reactive. Okay, when they come in the contact with the atmosphere they generally burn or oxidize, ये बोल सकते हो। तो मुझे बताओ, जो मैंने मेटल की जो अभी हार्डनेस वाली एक प्रॉपर्टी बताने की कोशिश की, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। मुझे मालूम है कि तुम लोगों ने सॉफ्टनेस में उसके बारे में तो जाना होगा, सोडियम के बारे में। लेकिन तुम लोग पोटेशियम के बारे में भी जानो। पोटेशियम भी कैसा है तुम्हारा, मतलब क्या कहते हैं कि थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। तो अभी देखो, एक सेकंड रुको। ठीक है, अभी क्या करते हैं, ठीक, अब इसको देखो। ये तुम्हारा क्या है बताओ, ये कौन सा मेटल लग रहा है? तुम देख के बताओ, मुझे बता सकते हो? भैया आयरन। आयरन है ना। तो देखो, आयरन क्या बड़े आसानी से कट पा रहा है? नहीं कट पा रहा है ना, काफी मेहनत लगानी पड़ रही है। और ये जो वीडियो है, वीडियो भी कैसी है? तुम्हारी टाइम लैप्स की वीडियो है। तो जैसे ये जो मेटल है ये सब तुम्हारे हार्ड है। आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। इनको आप बड़े आसानी से नाइफ के साथ कट नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट कट विद दियर नाइफ, है ना। नाइफ के साथ कट कर दिया विद द हेल्प ऑफ द नाइफ इन सब के साथ। लेकिन अगर जैसे मान लो कि कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे मान लो कि ये है तुम्हारा, मुझे देख के बता सकते हो ये कौन सा तुम्हें लग रहा है देखने में? बताओ मुझे। एक मिनट भैया। ये भैया ये ये सोडियम है। सोडियम है। कैसा है ये तुम्हारा? सोडियम है। पीले रंग का सोडियम नहीं होता है। सोडियम तुम्हारा एकदम मतलब क्या कहते हैं, ग्रेइश रंग का होता है। लेकिन ये पीला इस वजह से हो गया, क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर से जब इसको निकाला गया होगा तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब ऑलरेडी थोड़ी सी इसकी ऊपर की परत जल गई है। लेकिन तुम अगर ध्यान से देखोगे तो हमने इसको लिक्विड में डाल रखा है। क्यों? ताकि रिएक्ट ना करे। तो अभी देखना, अगर मैं इसको मतलब क्या कहते हैं नाइफ से कट करूंगा तो बड़े आसानी से कट हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि सारे मेटल तुम्हारे हार्ड नहीं होते, हार्डनेस इक्वली हार्ड नहीं है। तो अभी देखना, ये देखो, है ना, काटा तुमको ये दिख रहा है ना, सिल्वर जैसा एकदम चमकदार। अभी तुम रखे रहो मतलब क्या कहते हैं, 1 मिनट के अंदर ये फिर से पीला पीला अंदर हो जाएगा। तो ये जो पीला पीला जो हो जा रहा है, ये बेसिकली अपने आप को बर्न कर रहा है। तो हम लोग जो इस तरह की भाषा बोलते हैं ना, अपने आप को बर्न कर रहा है, ये सब वो सब कर रहा है, तो हम लोग इसको बोल देते हैं ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें, ये चीज हो गया।
तो अगर मैं जैसे कुछ तुमको वो देता हूँ, एक्सेप्शन देता हूँ, तो याद रखना जैसे पोटेशियम हो गया और तुम्हारा सोडियम होगा। तो मुझे बताओ इतना आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? भैया आ गया ना? आप जल्दी जल्दी एमसीक्यूज बताने हैं, ठीक है? चलो इसका आंसर बताओ। what is generally true about the hardness of most metals? They are all equally hard. They are generally soft. Most of them are hard. They cannot be cut with any tool. भैया ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी, वेरी गुड। आ जाओ इसका आंसर बता दो। आ, Which of the following metals are given as example of very hard? भैया आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम। वेरी गुड, फैंटास्टिक। चलो अब इसका आंसर बता दो। What is mentioned as an to the exception to the generally hardness of metal? भैया iron and copper which are soft, aluminium which is soft, sodium, potassium which are soft and can be cut with a knife. All metals are hard with no exception. भैया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वेरी गुड। चलो आ जाओ, आप जल्दी से इसको बता दो। If a metal is very hard, what characteristic is mentioned about it regarding a knife? It can be easily cut with a knife. It cannot be cut with a knife. It will bend when cut with a knife. It will sharpen the knife. बताओ। Option B. हाँ, ऑप्शन भी है ना, कि अगर मेटल तुम्हारा हार्ड है तो नाइफ के कंपैरिजन में बताओ वो अपनी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स को अपनाएगा। तो यही है कि वो कटेगा नहीं, दैट कैन नॉट बी कट विद द नाइफ। चलो अब इसका आंसर बताओ। Which of the following statement is false according to the text? Most metals are hard. All metals are equally hard. Sodium and potassium are soft metals. Iron is a very hard metal. भैया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है ना, क्योंकि बी में क्या बोल रहा है कि तुम्हारे सारे ही मेटल हार्ड होते हैं। तो देखो, जब मैं बोलता हूँ कि मेटल तुम्हारा हार्ड है, क्या बोलता हूँ? मेटल तुम्हारा हार्ड है, तो हार्ड के ही सेंस से तुम्हारा मतलब स्ट्रांग भी निकल आता है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मेटल तुम्हारा स्ट्रांग है, ये भी बोल सकता हूँ, हार्ड भी बोल सकता हूँ, स्ट्रांग भी बोल सकता हूँ। और जब मैं स्ट्रांग बोलता हूँ तब मैं इस केस में मतलब इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करने लगता हूँ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब जैसे मैं तुमको बताता हूँ, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये पन्ना है और चारों तरफ से तुम लोग एक एक हाथ से पकड़ लो और मैं इस पे वजन डालने लगूं। पहले मतलब मैंने डाला 10 ग्राम, 100 ग्राम डाला, फिर मैंने मतलब 1 किलो डाला। तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि मतलब क्या कहते हैं कि बड़ी ही आसानी से तुम्हारा वो पन्ना फट जाएगा कि नहीं फट जाएगा, बताओ मुझे। हाँ भैया। फट जाएगा ना। लेकिन अगर जैसे मान लो कि इतने ही सरफेस एरिया का मैंने कोई मेटल ले लिया जो कि जनरली हार्ड है, कौन सा हार्ड है तुम्हारा? आयरन ले लिया। तो मतलब मैंने एक आयरन की एक प्लेट ले ली, तो मतलब मैं अगर आयरन की प्लेट में अगर मान लो कि 5 केजी में तुम्हारा फट गया, तो क्या ये तुम्हारा 5 केजी का अगर मैं वजन डालूंगा, तो क्या 5 केजी के वजन में ये क्या तुम्हारा ये फट जाएगा, टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। नहीं भैया। हो सकता है कि 50 केजी तक चला जाए, 100 केजी तक चला जाए, है ना। 150 केजी के बाद वो क्या पता मुड़े टूटे, फिर भी ना टूटे। तो हमें क्या पता चला कि जो मेटल मतलब हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, उनमें जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब समझते हो ना, मतलब उनकी वायर में ज्यादा मजबूती होती है। जैसे मान लो कि मैं तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, अपने घर में जो हम लोग कपड़े सुखाते हैं तो हम लोग एक वायर डालते हैं अपने घर में। हम लोग एक रस्सी की वायर डालते हैं और हम लोग मान लो कि हम एक लोहे की वायर डाल देते हैं या आयरन की वायर डाल देते हैं। तो जब हम लोग कपड़ा फैलाएंगे तो सबसे ज्यादा कौन झुकेगा? रस्सी वाला झुकेगा या फिर मतलब क्या कहते हैं आयरन वाला झुकेगा? रस्सी वाला। हाँ, रस्सी वाला झुकेगा। क्यों? क्योंकि रस्सी में इतनी स्ट्रेंथ है नहीं, मतलब उतनी ज्यादा उतनी स्ट्रेंथ है नहीं, वो इतना स्ट्रेच हो सकता है। लेकिन जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जैसे वो हो गया, मतलब क्या कहते हैं आयरन हो गया और तुम्हारा एल्युमिनियम हो गया, ये सब हो गया। अगर मान लो कि मैं इसकी रॉड बनाता हूँ तो बड़े आसानी से मतलब क्या कहते हैं इसमें एक स्ट्रेंथ है, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि ये अपने आप को जल्दी बेंड करने की कोशिश नहीं करेगा। तो जब मैं बोलता हूँ ना कि मेटल तुम्हारा हार्ड है, तो इसका मतलब है मेटल तुम्हारा स्ट्रांग है और उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है। लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ जैसे तुम्हारी हार्डनेस हर एक मेटल में ज्यादा नहीं होती, वैसे ही तुम्हारी टेंसाइल भी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि अगर मेटल मान लो कि स्ट्रांग है, मतलब हार्ड है, तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और अगर मान लो कि अगर मैंने बोल दिया कि मेटल उसमें सॉफ्ट, मेटल तुम्हारा सॉफ्ट है, तो मुझे बताओ तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी, उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी होगी? ज्यादा होगी या कम होगी? कम। कम होगी ना। तो देखो जो टेंसाइल जो वर्ड आ रहा है ना, तुम इसको समझ सकते हो टेंस से समझ सकते हो, मतलब टेंशन से,
कि कौन कितना ज्यादा टेंशन उठा सकता है, और जो जितना ज्यादा टेंशन उठा सकता है वो उतना दिल का मजबूत इंसान होता है। तो जैसे मैंने बोल दिया कि ये मेटल है, इस मेटल में बहुत ज्यादा इसको टेंशन उठाने की आदत है, मतलब ये अपने ऊपर से गाड़ियां पे गाड़ियां गाड़ियां पे गाड़ियां निकाले चले जा रहा है, लेकिन फिर भी इतने टेंशन होने के बाद भी उसमें अंदर एक स्ट्रेंथ है। तो इस तरीके के मेटल क्या हो जाएंगे, तुम्हारे स्ट्रांग हो जाएंगे। तो तुम ऐसे भी याद कर सकते हो। तो अगर जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूं टेंसाइल स्ट्रेंथ के, कहाँ कहाँ हमको देखने को मिलता है, तो ब्रिज हो गया। हम लोग ब्रिज कितने सारे होते हैं, ब्रिज किसके बने होते हैं, लोहे के तो बने होते हैं, आयरन की तो बने होते हैं। अब उन आयरन में कितना सारा लोड होता है, और वो सारा लोड को अपने ऊपर मतलब क्या कहते हैं बेयर अप कर पा रहा होता है, रख पा रहा होता है। तो इसी की वजह से कर पा रहा होता है, क्यों, क्योंकि वो जो आयरन है वो एक तुम्हारा हार्ड मेटल है, वो एक तुम्हारा स्ट्रांग मेटल है। उसकी स्ट्रांग मेटल की क्या होती है प्रॉपर्टी, कि उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, इतना आया, हाँ भैया। आगे ना। तो देखो यही चीज एग्जांपल है ना, जैसे ये वाला, ये जैसे ये ब्रिजेस है, ये फेमस ब्रिजेस है, ठीक है। अब मेरे को जरा इनके नाम बता देना, कभी ढूंढ के बताना मेरे को कि ये कौन सा ब्रिज है, ठीक है। ये वाला कौन सा ब्रिज है, और ये वाला कौन सा ब्रिज है, इसमें से कौन सा लंदन का है, कौन सा फिनलैंड का है, ये वाला एक बार बताना, ठीक है। इससे तुम्हारे क्या होगी, भैया मैपिंग भी राइट स्ट्रांग। वाला फिनलैंड का, लेफ्ट वाला लंदन का शायद से। अब वो तुम लोग बताना, ठीक है। ये चीज हो गया। तो जो मेटल होता है वेट को होल्ड कर सकता है बिना टूटे, है ना। तो जो मेटल तुम्हारे ज्यादा स्ट्रांग होंगे उनके पास ज्यादा कैपेबिलिटी होगी वेट को होल्ड करने की। तो जैसे मान लो कि तुम्हारा आयरन हो गया, आयरन के ब्रिज हो गए, लेकिन अगर तुमने सोचा कि लाओ मैं सोडियम और पोटेशियम से ब्रिज बना दूं, तो उनमें इतनी स्ट्रांगनेस नहीं है, उनमें इतनी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वो चीज क्या हो जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी है, लो है। तो इस चीज को याद रखना, मेरा मकसद तुमको इसमें केवल और केवल टेंसाइल स्ट्रेंथ बताना था कि टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब अगर मान लो कि ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर चीज वेट को ज्यादा देर तक होल्ड कर सकती है, मुड़ेगी नहीं, ये सब नहीं होगी। और अगर किसी की टेंसाइल स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है तो वो बहुत ही जल्दी बेंड हो जाएगी, टूट जाएगी, ये चीज है। तो चलो आ जाओ, आप जल्दी से क्वेश्चन बता दो ये वाला। What is generally true about the strength of metals? All metals are equally strong. They are usually weak. Most metals are strong. The option C. ऑप्शन सी, चलो अब इसका बता दो जल्दी से। What property allow metal to hold large weight without breaking? मेरे बिना जो डस्ट है भैया, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ है ना, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये हो गया। चलो अब इसका बता दो। Which of the following metals are specifically mentioned as not being strong and having low tensile strength? The option C. ऑप्शन सी, वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दूं। If a metal has low tensile strength, what does it imply? नहीं imply. हाँ, It is very hard. It can hold large weight without breaking. It is not strong and may break under weight. It is a good conductor of electricity. बताओ। Option C. ऑप्शन, नहीं, हाँ option C. ऑप्शन सी है ना। C C तो C. लो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब उसके पास ताकत उतनी नहीं है कि वो उतना लोड को सह सके, तो मतलब वो स्ट्रांग नहीं है, ये चीज हो गया। चलो इसका बताओ, बताओ इसका। The image of large bricks are used to illustrate which property of metal? By option C. ऑप्शन थी ना, देयर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो अब देखो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ ली और तुम्हारी मतलब कौन सी, कि हाँ भाई जो तुम्हारा मेटल होता है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का होता है, ये सब पढ़ लिया। अब एक हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं जो कि तुमको ऑलरेडी ही मालूम है। अगर जैसे मान लो कि अगर मैं पूछता हूँ कि मेटल का जो फॉर्म है वो बेसिकली किस मैटर के फॉर्म में पाया जाता है, कौन से मैटर के फॉर्म पाया जाता है, तो तुम बोलोगे भैया वो आपका या तो सॉलिड में पाया जाएगा या तो फिर वो आपका लिक्विड में पाया जाएगा। तो हम मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि सबसे ज्यादा किस केस में पाया जाता है, सॉलिड पाया जाता है, लिक्विड में पाया जाता है। Solid में। सॉलिड में पाया जाता है ना। तो तुम्हारे जितने भी मेटल है, मैक्सिमम मेटल तुम्हारे कैसे है, सॉलिड में। केवल एक ही मेटल है जो तुम्हारा लिक्विड में है। और मुझे बता सकते हो ऐसा कौन सा मेटल है जो तुम्हारा लिक्विड स्टेज में है? Mercury। हाँ, मर्क्यूरी है। तो इस चीज को याद रख लेना। और जब मैं बोलता हूँ ना कि मर्क्यूरी तुम्हारा लिक्विड स्टेज में है, तो ऐसा नहीं है, अगर जैसे मान लो कि मैंने टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा ड्रॉप कर दिया तब तो वो फ्रीज हो जाएगा। तो अगर मान लो कि फ्रीज हो गया तब हम बोलेंगे अरे भैया अब तो मेटल सॉलिड फॉर्म में हो गया। तो अगर हम किसी भी चीज को बोल रहे हैं ना कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, वो गैस है,
तो हम ज्यादातर मतलब क्या कहते हैं अपने रूम टेम्परेचर पे चेक करते हैं। मतलब 22 डिग्री सेल्सियस पे, अगर मान लो 22 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम चीजों को चेक कर रहे हैं, तो हमको पता चलता है कि ज्यादातर मेटल कैसे तुम्हारे सॉलिड है। जैसे तुम्हारा आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। लेकिन उसमें से एक एक्सेप्शन आ जाता है, जो कि तुम्हारा मरकरी। मरकरी रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, तुम्हारा लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये तो तुम लोग को तो मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ा रहा था, इसमें तो कोई दिक्कत आने वाली थी नहीं। तो अभी देखो, जैसे ये देखो, ये क्या मरकरी है। तो मरकरी को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको पता चलेगा ये कैसे है, किस फॉर्म में है, तुम्हारा लिक्विड फॉर्म में है। और ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में। तो इस चीज को याद रख लेना। तो ज्यादातर मेटल कैसे होते हैं, तुम्हारे सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। लेकिन एक मेटल तुम्हारा मरकरी है, जो कि तुम्हारा सॉलिड नहीं होता है ना, बस के लिए एक एक्सेप्शन है। तो इस चीज को जान लो। चलो आ जाओ, अब इसका जल्दी से आंसर बताओ। According to the text, what is generally state of metal like iron, copper, aluminum, silver, and gold at room temperature? भैया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वेरी गुड। आ जाओ, अब मुझे बताओ, अब इसका आंसर क्या होगा। Which of the following metal is the only one mentioned to be in a liquid state at room temperature? Mercury. मरकरी, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। The statement all the metal like iron, copper, aluminum, silver, and gold, etc., are solid at room temperature implies that most metals are solid at room temperature, but there might be constant. बताओ। भैया ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। If a metal is found in a liquid state at room temperature, it is most likely mercury. क्या होगा। Mercury. मर्क्यूरी, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। The text focuses on the physical state of metal. Which of the following best summarize the main point? Most metals are solid at room temperature, with mercury being a notable exception. भैया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे मान लो कि मैं मैटर बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं 3 मैटर के फॉर्म बना रहा हूँ। एक ये मैटर है, और एक तुम्हारा ये मैटर है। मतलब सबका सरफेस एरिया इक्वल है, ठीक है। इस चीज को याद रख लेना। अब एक मेटल में जो पार्टिकल्स है, वो तुम्हारे पार्टिकल्स कैसे है, पास पास। कैसे, एकदम पास पास में, डॉट 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 डॉट, ये मतलब बहुत ज्यादा पास पास में। अब ये कुछ है, उनमें थोड़ा सा स्पेस है। अब ये कुछ है, इनमें थोड़ा ज्यादा स्पेस है। तो मुझे बता भैया सकते हो कि कौन सा की बात तुम्हारा तुम्हारा कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है। भैया ऑप्शन ए सॉलिड है, बी हम्म। लिक्विड है, हम्म। और सी गैस है। गैस है। अब अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि अगर जैसे मान लो कि मुझे सॉलिड से सॉलिड के पार्टिकल को अगर मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना होता था, तो मुझे क्या प्रोवाइड करना पड़ता था, हीट प्रोवाइड करना पड़ता था कि नहीं करना पड़ता था, ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़े, है ना। जब भी पार्टिकल के बीच में स्पेस बढ़ेगा, तो वो तभी बढ़ेगा जब उनका मतलब क्या कहते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और काइनेटिक एनर्जी तभी बढ़ेगी जब आप उसमें हीट प्रोवाइड करोगे। क्या करोगे, हीट प्रोवाइड करोगे। तो मुझे बताओ, अगर मैं सॉलिड फॉर्म में ज्यादातर मेटल होते हैं, जैसे मान लो कि एक तुम्हारा ये हो गया। अच्छा, जैसे मान लो कि दोनों ही मेटल है, ठीक है, मान लो कि दोनों मेटल है। अब किसी में पार्टिकल ऐसे ऐसे हैं, है ना, भरे एकदम भरे पड़े हैं। और तुम्हारे उसमें कुछ ये भी मेटल है, ठीक है, इसमें भी पार्टिकल है, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है। अब मैंने बोला कि इस मेटल को मेरे को मेल्ट करने में 100 डिग्री लग गया। तो मुझे बताओ, इस मेटल को मतलब क्या कहते हैं, मेरे को मतलब बर्न करने में, मतलब मेल्ट करने में कितना लगेगा। 100 से ज्यादा लगेगा या 100 से कम लगेगा। बताओ मुझे। कम ये लगेगा। कम लगेगा ना। क्यों लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्पेस में हो रखे ना। इनमें काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी आई है, बस हमें इसमें थोड़ी सी हीट और देनी है। तो अब मैं काम करता हूँ, मेटल को मैं हार्डनेस के सेंस में डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। कुछ तुम्हारे ज्यादा हार्ड होते हैं, कुछ तुम्हारे कम हार्ड होते हैं। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि तुम्हारे हार्डनेस पे, जैसे मान लो कि मैंने तुम्हारा आयरन बोल दिया। मैंने क्या बोल दिया, तुम्हारा आयरन हो गया। फिर जैसे मान लो कि मैंने तुम्हारा कॉपर बोल दिया, ये हो गया। अब मैंने उसके बाद मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है, आप अगर जैसे एक्सेप्शन में मैं ले लेता हूँ, तुम्हारा मतलब क्या कहते थे, जैसे तुम्हारा वो हो गया, मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा, क्या बोलते हैं उसको, सोडियम हो गया, है ना। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है। हम या फिर ये सारे हो गए, या फिर हम गैलियम भी ले सकते हैं। ये भी एक एग्जांपल है, अभी इसके बारे में बताऊंगा। तो अच्छा मुझे बताओ, अगर जैसे मैं बोलता हूँ
कि आयरन को मेल्ट करने में मेरे को ज्यादा डिग्री का देना पड़ रहा है। जैसे मान लो कि मेरे को आयरन को अगर मेल्ट करना है तो मेरे को 1535 डिग्री तक मेरे को मतलब हीट करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा आयरन मेल्ट होगा। और मैंने बोल दिया कि अगर तुमको कॉपर को मेल्ट करना है तो कॉपर को मेल्ट करने के लिए मतलब तुमको मतलब क्या कहते हैं 1083 डिग्री सेल्सियस तुमको देना पड़ेगा। तुम मेरे को बता सकते हो कि किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, किसकी डेंसिटी कम होगी? भैया आयरन की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, आयरन की डेंसिटी ज्यादा होगी और तुम्हारे कॉपर की डेंसिटी तुम्हारे कम होगी। वो इसी वजह से है ना, क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, जितनी ज्यादा हीट प्रोवाइड कर रहे हैं मतलब उसको उतनी ही ताकत लग रही है कि अपने वो मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा स्पेस दे पाए ताकि वो मेल्ट हो पाए। तो अगर तुम्हारे आयरन को ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ी तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा हार्ड मेटल है। और अगर जैसे मान लो कि अगर कॉपर को आयरन के कंपैरिजन में कम हीट प्रोवाइड करनी पड़ी तो इसका मतलब है कि कॉपर तुम्हारा आयरन के कंपैरिजन में थोड़ा सा सॉफ्ट मेटल है। लेकिन अगर जैसे मैं बोल दूंगा क्या तुम्हारा वो सोडियम और पोटेशियम के कंपैरिजन में भी सॉफ्ट है, तो नहीं है। सोडियम और पोटेशियम को तुम 100 डिग्री भी लेस टेम्परेचर पे भी उनको आराम से मेल्ट कर सकते हो, ये चीज है। और इवन तुम्हारा एक आता है गैलियम। गैलियम को तो तुम इतना उसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट है उस मेटल का कि अगर मान लो कि तुमने उसको अपने हाथ में टच किया, अगर अपने हाथ से भी टच किया तो हमारी बॉडी की हीट से ही वो मेल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? वो हमारी बॉडी की हीट से ही मेल्ट हो जाता है। तो ये चीज है। अभी तुमको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये बताना कि गैलियम कैसा एक मेटल है। क्या वो तुम्हारा मतलब नेचुरल अकरिंग है या फिर हमने उसको मैन मेड बनाया है? ये मेरे को बताने की कोशिश करना। ये तुम्हारा एक तरीके से होमवर्क है, ठीक है? तो याद रख लेना, जो तुम्हारे मेटल होते हैं जनरली उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो मतलब क्या कहते हैं पार्टिकल है वो पास पास में होते हैं, उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है ना? हम क्योंकि हमें मालूम है क्योंकि कुछ मेटल तुम्हारे हार्ड की जगह सॉफ्ट भी होते हैं, जैसे तुम्हारा सोडियम और पोटेशियम। अभी अगर जैसे मान लो कि मैंने सॉलिड लिक्विड गैस बोल रखा है ना, क्या बोल रखा है? सॉलिड लिक्विड गैस। अब मैं सबको ही सॉलिड मान ले रहा हूँ। तो अगर जैसे मान लो कि इस सॉलिड की कैटेगरी में अगर मैं एग्जांपल डालूंगा तो उसमें हो जाएगा आयरन, हो जाएगा एल्यूमिनियम, हो जाएगा कॉपर, हो जाएगा, इस तरह के हो जाएंगे। अगर इस वाली सॉलिड की कैटेगरी में डालने की कोशिश करूंगा तो उसमें तुम्हारा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब हो गया। और अगर मान लो कि इस तरीके की सॉलिड की कंपैरिजन में आऊंगा तो मैं उसमें मैं गैलियम को डाल सकता हूँ। तो ये जो इतनी जल्दी से किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, किसी का मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो वो उसके काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है कि उसके जो बीच में पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है, उनके बीच में जो स्पेस है उनकी उनके उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी मतलब उनके ज्यादा बीच में स्पेस होगा। और मुझे मालूम है कि जैसे ही स्पेस बढ़ जाता है वैसे ही फॉर्म आपकी चेंज हो जाती है। तो याद रख लेना, आयरन को अगर आपको मेल्ट करना है तो यू हैव टू गिव द 1535 डिग्री सेल्सियस, वेयर एज इफ यू वांट टू मेल्ट द copper you have to provide the 1083 degree celsius. Okay, you understood or not? यस। है ना? और अगर जैसे मान लो कि तुमको तुम्हें सोडियम और पोटेशियम को अगर तुमको मेल्ट करना है तो तुम बड़े आसानी से 100 डिग्री से भी कर सकते हो। इवन जो जैसे मान लो कि तुम्हारा मरकरी है, मरकरी को हम लोग देख रहे थे ना कितने हाई टेम्परेचर पे करना पड़ता है। मरकरी भी मतलब कैसा है तुम्हारा, मतलब काफी ज्यादा उसको टेम्परेचर देना पड़ता है तब जाके मतलब क्या कहते हैं वो तुम्हारा बॉयल होता है ना? तो मरकरी भी तुम्हारा एक मतलब क्या कहते हैं टॉप नॉच लेवल का एक ऐसा मेटल हो गया कि जिसको वेपराइज करने के लिए बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। देखो मरकरी तो ऑलरेडी ही तुम्हारा लिक्विड स्टेज में है। हम लोग लिक्विड से सॉलिड में लेके जा सकते हैं या लिक्विड से तुम्हारा गैसियस स्टेट में लेके जा सकते हैं। तो जैसे मान लो कि इसको तो मेल्ट करेंगे नहीं, मरकरी को क्या करेंगे तुम्हारा वेपराइज ही करेंगे। तो वेपराइजेशन में भी काफी बार हमको बताओ बहुत ज्यादा मतलब टेम्परेचर देना पड़ जाता है। तो ये चीज हो गया। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आया भैया। कि नहीं आया बताओ मुझे। हाँ भैया। आ गया ना? तो अभी देखो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, इसी हार्डनेस को लेकर दिखाता हूँ, ठीक है? एक सेकंड रुकने दो। ठीक है, तो और चलो मैं तुमको दिखाता हूँ, ठीक है, कि कैसे तुम्हारे जो मेटल होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अभी अगर जैसे तुम नीचे वाला जीआईएफ देख रहे हो ना, तो उस जीआईएफ में बेसिकली हम लोग किसको मेल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? आयरन को मेल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें मालूम है कि आयरन कैसा होता है, काफी हार्ड होता है। तो इसी को देखो, आयरन को अगर मान लो कि सॉलिड आयरन को अगर आपको मेल्ट करना है तो उसको लिक्विड आयरन में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है कितनी टेम्परेचर देना पड़ेगा? कम से कम 1535, मतलब 1535 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना पड़ेगा। एक वैसे अगर जैसे मान लो कि इस बार मैंने इसको कॉपर गैस ज्यूम कर लो, तो कॉपर तुम्हारा सॉलिड में होता है और अगर मान लो कि तुमको उसको मेल्ट करके लिक्विड बनाना है
तो तुमको 1083 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक की डेंसिटी ज्यादा है, एक की डेंसिटी कम है, तो ये वेरिएट कर सकती है, नो डाउट, है ना। और अगर जैसे मान लो कि मैं एक्सेप्शन की बात करूंगा, तो जिसकी ज्यादा डेंसिटी कम होगी वो उतना और ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस केस में जो हमने पढ़ रखा है सोडियम और पोटेशियम, तो सोडियम और पोटेशियम को अगर मान लो कि अगर मैं 100 डिग्री से कम उसमें भी देता हूँ टेम्परेचर, तो भी वो बड़े आसानी से तुम्हारा मेल्ट हो जाएगा। और अगर मैं इसका एक टॉप नॉच लेवल का एग्जांपल दूंगा, तो मैं बोल दूंगा गैलियम। गैलियम का तो इतना लो मेल्टिंग पॉइंट है कि अगर उसको मैं अपने हाथ से भी टच करूंगा, तो हमारे हीट ऑफ बॉडी से ही वो तुम्हारा मेल्ट हो जाएगा। तो ये देखो, ये क्या है तुम्हारा, ये है गैलियम। ठीक। तो अभी देखो तुमको दिखाते हैं गैलियम, है ना। अभी देखो, अब गैलियम को देखो। एक सेकंड देखो। लैप कर दिया। दिखा रहा है, एक सेकंड अपना। लास्ट में हो ना तुम लोग। चलो इसको देखो, ये तुम्हारा गैलियम है ना। इस तरीके के मेटल यार खरीदना तो मेरे लिए थोड़ा महंगा पड़ जाता है, वरना मैं तुम लोग को प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। देखो गैलियम है ना, ऐसा सॉलिड है ना, है ना, देखो सॉलिड है। लेकिन अगर मैं कुछ देर इसको अपने हाथ में रखता हूँ, तो कुछ देर के बाद ये कैसा होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा। तो ये देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको अपनी हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो देखो कैसे हो रहा है, ये मेटल तुम्हारा मेल्ट हो जा रहा है। तो ये मेटल की कौन सी कंडीशन है, मेल्टिंग पॉइंट है या फिर बॉइलिंग पॉइंट है, मुझे बताओ। भैया मेल्टिंग पॉइंट है है। ना, मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये लिक्विड स्टेज में हो जा रहा है, तो ये चीज है। और अगर मान लो कि अगर मेरे को इसको ऑपरेट करना होगा, तो मैं इसको और भी ज्यादा टेम्परेचर देने की कोशिश करूंगा। तो एक प्रॉपर्टी हमने ये भी बोल दी। चलो आज आप इसका आंसर बताओ जल्दी जल्दी, तुरंत फटाक से। Which statement is true about a pure substance based on the provided definition? It can be separated into other kinds of matter by physical process. Its composition is not. Yeah, option C. Which statement is true about the pure substance based on the provided information? हाँ सी, वेरी गुड। क्वेश्चन मतलब रिपीटेड हो गया क्या, चलो पढ़ो इनको, करो करो, कोई दिक्कत नहीं, करो। According to the text, what is the smallest unit of matter that represents an individual element and cannot be broken down further without losing its identity? Molecule, compound, atom, mixture, atom. एटम्स, वेरी गुड। आ जाओ, आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। ये अच्छी बात है कि तुम लोग मतलब पिछला भी तुम लोग को याद है। चलो उसका बताओ आंसर। Iron is a metal with a high melting point. What is its melting point as stated in the text? भैया option B. Option C. Option C. ऑप्शन सही है ना, वेरी गुड। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। Why is water considered as pure substance according to the text? माइक के पास According, बोल बताओ। हम्म, it can be split into hydrogen and oxygen by electricity. It contains particles of many different kinds. It is made up of only one kind of particle, water molecule. It is homogeneous mixture. बताओ। Option C. हाँ ऑप्शन सी ना। तो वाटर को हम लोग ऐसा प्योर सब्सटेंस इसी वजह से बोल रहे हैं क्योंकि वो एक टाइप के मॉलिक्यूल से बन होता है, और वो मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग बोलते हैं H2O बोलते हैं। तो अगर तुम पानी को कभी भी निकालोगे, सेग्रीगेट करने की कोशिश करोगे, तो तुमको उसको हाइड्रोजन के दो मतलब एटम मिलेंगे, और तुमको मतलब क्या कहते हैं, तुमको एक तुम्हारा ऑक्सीजन का एटम मिलेगा। तो इस तरीके से तुम्हारा वो डिजाइन होता है, वो एक साथ मिल के बने होते हैं। तो इसी वजह से अगर कभी भी तुम उनको निकालोगे, तो एक ही मॉलिक्यूल तुमको दिखेगा, तो जिसकी वजह से हम लोग उसको प्योर सब्सटेंस बोल देते हैं। प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल में तुम्हारा NaCl भी आ जाता है। अगर जैसे मान लो कि ये मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल कैसा है तुम्हारा, ये एक तरीके का एलिमेंटल मॉलिक्यूल है। कैसा बोल सकते हैं उसको, एक तरीके का एलिमेंटल मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। तो उसके एग्जांपल काफी हो सकते हैं। CO2 हो सकता है तुम्हारा, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है तुम्हारा, H2O भी हो गया तुम्हारा, NaCl भी हो सकता है ना। तो ये सब मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिल रहा है। तो अगर मान लो कि एक डिब्बा है जिसमें केवल NaCl ही NaCl है, तो तुम्हारा प्योर सब्सटेंस हो गया। लेकिन अगर मान लो कि एक डिब्बे में मैंने NaCl भी डाल दिया, और तुम्हारा C2H5OH मतलब सॉरी C6H12O6, है ना, ये चीज हमने डाल दिया, C6H12O6 मतलब कि तुम्हारा शुगर भी डाल दिया, तो उस केस में मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये भी है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये भी है। लेकिन अगर एक ही जार में डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल दिखेंगे, तो वो तुम्हारा इम्प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। तो ये चीज हो गया। तो अगर जैसे तुमसे कोई बोले ना कि मुझे बताओ कि NaCl तुम्हारा प्योर सब्सटेंस है कि इम्प्योर सब्सटेंस है, तो तुम हमेशा ऐसा बोलना
कि मतलब जो NaCl पाया जा रहा है उसमें कुछ और के पार्टिकल्स तो नहीं मिल रखे हैं। ये चीज है, अगर तुम्हारे केवल NaCl के मॉलिक्यूल है तो फिर वो तुम्हारा ऐसा प्योर सब्सटेंस माना जाएगा। तो चलो मुझे बताओ इसका इसका आंसर क्या होगा। Which of the following is an example of a pure substance that is a compound? भैया ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, और इसका फॉर्मूला क्या होता है। भैया NaCl। हाँ NaCl है ना, तो इसको धीरे धीरे सीख लेंगे। कार्बन का होता है C, सल्फर का होता है S, और तुम्हारा हाइड्रोजन का होता है H। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। What property is characteristic of most metals regarding their melting and boiling point? They generally have low melting point and boiling point. They melt and vaporize at high temperature. They always melt in your hand. Their melting point vary widely and unpredictably. Option B. ऑप्शन बी ना, दे, हाँ वेरी गुड ना। दे मेल्ट एंड वेपराइज, मेल्ट मतलब मेल्टिंग पॉइंट, वेपराइज मतलब तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट। तो मतलब अगर आपको उनको मेल्ट और वेपराइज करना है तो आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत पड़ेगी। वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। Which metal is an exception to the general rule of metal having high melting points as it starts melting in a person's hand? By option D. ऑप्शन डी, वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। How does the text describe a composition of soil? सॉइल में It पहले contains तो मुझे बता सॉइल कैसा है, प्योर सब्सटेंस है या फिर इम्प्योर सब्सटेंस है। impure. इम्प्योर है, इम्प्योर क्यों है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं या फिर एक से ज्यादा मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं ना, मोर देन भैया वन मॉलिक्यूल पाया जा रहा है। तो ज्यादातर तुम्हारे सॉइल में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, किस वजह से इसको मतलब क्या कहते हैं, वो बोल रहे थे कि इम्प्योर बोले, तो उसके हिसाब से आंसर बोलो। option C. है ना, ऑप्शन से क्यों, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स में रखा है, अलग अलग एलिमेंट के, अलग अलग कंपाउंड के, जो कि इसका अलग कलर दे रहा है, अलग शेप दे रहा है, अलग साइज दे रहा है ना। कुछ तुम्हारे क्ले से बन रखे हैं, कुछ ग्रास मिल रखी है। तो इस तरीके की जो कंपोजिशन हो जाती है किसी भी सब्सटेंस की, तो हम लोग उसको इम्प्योर सब्सटेंस बोलते थे। हाँ पूछ, क्या पूछ रहा था। नहीं आंसर बता रहा था। अच्छा चल ठीक है, इसको बताओ आंसर। What is a molecule as defined in the text? Uh, by option C. हाँ ऑप्शन सी ना। तो मॉलिक्यूल अगर जैसे मान लो कि मैंने H2O लिख दिया, तो ये क्या तुम्हारा मॉलिक्यूल है, एक से ज्यादा एटम से मिलकर बना है। तो अब ये तुम्हारा कंपाउंड भी हो सकता है ना। कंपाउंड और मॉलिक्यूल मतलब बात बराबर ही है। लेकिन अगर मैं बोल देता हूँ कोई सब्सटेंस है एक ही मॉलिक्यूल से बना है, तो वो हम लोग उसको एलिमेंटल मॉलिक्यूल बोल देते हैं ना, एक तरीके से ये बोल देते हैं कि वो तुम्हारा एक ही मॉलिक्यूल से बना है। लेकिन अगर मान लो कि अगर कोई एक ऐसी चीज है जो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल से बन रखी है, डिफरेंट डिफरेंट चीज से बन रखी है, तो ज्यादातर हम लोग केस में कंपाउंड भी बोल देते हैं। तो कंपाउंड और मॉलिक्यूल बेसिकली बात एक ही है, लेकिन किस सेंस में यूज कर रही है वो चीज थोड़ा समझने के लिए वो है। चलो अब आ जाओ इसका आंसर बताओ। Sir, has how melted the 1,535 degrees Celsius, less than 100 degrees Celsius, 1,083 degrees Celsius temperature. Option C. ऑप्शन सी, माइक अपना थोड़ा ठीक करो। तो देखो अगर आपको कॉपर को मेल्ट करना है तो आपको इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ, अगर मेरे को 5035 डिग्री सेल्सियस किसको दूंगा तो वो मेल्ट हो जाएगा, कौन सा मेटल है वो। Iron. आयरन है। और अगर मान लो कि लेस देन डिग्री सेल्सियस पे अगर करना है तो तुम्हारा बड़े आसाम से सोडियम और पोटेशियम भी हो सकते हैं ये चीजें। तो देखो ये जो भी तुम्हारे इनकी मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये इनकी डेंसिटी पे मैटर कर रही है, ये चीज हमेशा अपने साथ याद रख लेना। और जो डेंसिटी होती है वो तुम्हारे पर क्यूबिक पर क्यूबिक मीटर में या फिर तुम्हारा सेंटीमीटर पे करी जा सकती है। तो अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि पर क्यूबिक चेक की जा रही है, मैं क्या बोलूँ कि पर क्यूबिक चेक की जा रही है। अगर मैंने बोल दिया कि वो तुम्हारे मीटर पे चेक की जा रही है, तब उस सेंस में जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं उसका मास लिया जाएगा वो किलोग्राम में लिया जाएगा। लेकिन अगर जैसे मैंने बोल दिया कि वो पर सेंटीमीटर में चेक की जा रही है, तो मुझे बताओ उसका मास क्या लिया जाएगा फिर। मतलब समझे, जैसे मान लो कि ये एक सरफेस एरिया है, ये मतलब मान लो दोनों का सरफेस एरिया एकदम बराबर है।
है ना, वॉल्यूम इनका दोनों का बराबर है। अगर जैसे मान लो कि मैं ये दो क्यूब बना देता हूँ ना, ये क्या है, तुम्हारे दो क्यूब है, और ये दोनों क्यूब ही तुम्हारे मेटल से बन रखे, दोनों ही मतलब क्या कहते हैं, इक्वली मतलब शेप एंड साइज के, मतलब इन दोनों का वॉल्यूम बराबर है। क्या है, वॉल्यूम बराबर है। लेकिन एक ज्यादा डेंस है, एक कम डेंस है। तो जो जब डेंसिटी को जब हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग पर क्यूबिक में चेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने पर क्यूबिक का मतलब है कि अगर जैसे मान लो कि मैंने इसको किलोमीटर मतलब क्या कहते हैं, केजी के हिसाब से चेक करूंगा, तो केजी के डब्बे के हिसाब से चेक करूंगा, तो मतलब हम जो अपॉन में मतलब क्या कहते हैं, कितना मतलब किलो, कितना किलो आ रहा है कितने सेंटीमीटर में। जैसे मान लो कि ये दो पार्टिकल जब एक साथ आते हैं, तो ऑब्वियस से बात है ना कि कुछ मिलीमीटर या सेंटीमीटर कवर कर रहे होंगे। तो अगर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि वो जो सेंटीमीटर कवर कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर, तो अगर मान लो कि मैंने 1 सेंटीमीटर बनाया, 1 सेंटीमीटर मैंने ये बनाया, और 1 सेंटीमीटर मैंने यहाँ खींचा, 1 सेंटीमीटर यहाँ खींचा, और उसके अंदर मैंने ये सारे सारे पार्टिकल 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 मैंने भर दिए। तो मान लो कि 1 सेंटीमीटर जब मैंने मतलब क्या कहते हैं ये बनाया, तो 1 सेंटीमीटर का जितना वेट आएगा, तो वो वेट मतलब बताने की कोशिश करता है कि वो तुम्हारी डेंसिटी कितनी है। तो जैसे मान लो कि मैंने आयरन बोल दिया, क्या बोल दिया मैंने, आयरन बोल दिया। तो जो आयरन की डेंसिटी होती है वो 7.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मतलब क्या है कि अगर जैसे मान लो कि मैं अगर वो बता देता हूँ कि मतलब सेंटीमीटर में, जैसे मान लो कि मैंने 1 सेंटीमीटर बनाया, 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये। तो अगर मैं इसमें मतलब क्या कहते हैं, अगर मैं वो डाल देता हूँ, मतलब इसको कंडेंस कर देता हूँ, मतलब एक तरीके से कंडेंस मतलब कि मैं इसके पार्टिकल पास पास में लेता हूँ, पास पास में ले आता हूँ, मतलब पास पास में ले, मतलब आयरन के जितने पास 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 में रहते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर इसके जितने पास पास में रहते हैं। तो जब मैं मान लू कि अगर 1 सेंटीमीटर के जितने भी पार्टिकल पास पास में रहते हैं उसका वेट करूंगा, तो मुझे जो वेट निकल कर आएगा कितना निकल कर आएगा, 7.9 ग्राम निकल कर आएगा। लेकिन अगर अच्छा जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि एक तुम्हारा दूसरा भी मेटल है, और उसमें जब मैं 1 सेंटीमीटर में चेक करता हूँ तो उसका वेट आ जाता है 10 ग्राम आ जाता है, तो मुझे तो फिर किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, भैया 10 ग्राम वाले की। है ना, 10 ग्राम वाले की चेक होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि हमें मालूम है कि बेसिकली 10 ग्राम में क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स और ऐड हो जाएंगे, और हमें मालूम है कि मैटर में हमेशा वेट कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो अगर जितने ज्यादा तुम्हारे मैटर आते जाएंगे, वैसे वैसे वो तुम्हारा वो होता चला जाएगा। तो ये जो पर सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये जो बोल रहा हूँ ना, ये तुम्हारी एक डेंसिटी की यूनिट होती है। तो धीरे धीरे जब तुम लोग बड़ी बड़ी क्लास में होगे, तब तुम लोग इसके बारे में थोड़ा और समझने की कोशिश करोगे। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ ना मीटर पर सेकंड, तो मैं बोलता हूँ कि 1 सेकंड में हम लोग कितने मीटर चले। तो ठीक वैसे ये भी है कि 1 सेंटीमीटर में उसके पार्टिकल का टोटल वेट कितना है, तो ये चीज है। तो अगर मान लो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में उसके जितना पार्टिकल का वेट होगा, और अगर उसी के कंपैरिजन में 1 सेंटीमीटर में दूसरे का चेक करेंगे, तो जिसका ज्यादा वेट आएगा उसकी ज्यादा डेंसिटी होगी, जिसका कम वेट आएगा उसकी कम डेंसिटी होगी। तो मुझे बताओ अब इसी सेंस में अगर जैसे मान लो कि मैं अगर 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोल देता हूँ, तो मुझे बताओ इसकी डेंसिटी आयरन के कंपैरिजन में कैसी होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, हाँ भैया। बताओ। भैया क्वेश्चन नहीं सुन पाया था। क्वेश्चन मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो कि मैंने बोला कि पर सेंटीमीटर क्यूब में जितने ग्राम के तुम्हारे पार्टिकल्स होंगे वो उतने मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे उसकी उतनी डेंसिटी हो जाएगी। अब मैंने बोल दिया कि तुम्हारे तुम्हारे जस्ट बगल में एक और चीज रखी थी, है ना, वो भी तुम्हारा सेम ही मतलब सेम ही वॉल्यूम का था, और हमने देखा चेक किया कि उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब में उसका जो वेट आ रहा है वो तुम्हारा 1.2 ग्राम आ रहा है। तो मतलब इसकी किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, आयरन वाली की होगी या दूसरे वाले की ज्यादा होगी, भैया शायद से दूसरे वाले की। तुम बताओ, अभिषेक तुम बताओ आंसर। आयरन वाले की। आयरन वाले की ज्यादा होगी ना। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि हम लोग एक कंपोजिशन सेट कर रहे हैं, जिसका मतलब जैसे मान लो कि कोई कम रिसोर्स में ज्यादा नंबर लेकर आ रहे हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास भी फोन है, मेरे पास भी फोन है, और हम दोनों पढ़ रहे हैं। तुम्हारे मतलब 100 में से 80 नंबर आ रहे हैं, और मेरे 100 में से 70 नंबर आ रहे हैं। तो कौन सबसे अच्छा स्टूडेंट होगा, हम्म, जिसके 80 नंबर आ रहे होंगे, है ना, क्योंकि दोनों के पास फोन है। तो ठीक वैसे ये भी है, जैसे मान लो कि इन दोनों का स्फेयर इक्वल है, लेकिन 1 सेंटीमीटर में किसी के पास ज्यादा पार्टिकल है और किसी के पास थोड़े से कम पार्टिकल आ पा रहे हैं। तो जिसके पास कम पार्टिकल आ पा रहे हैं उसका वेट कम आएगा, उसका वेट कम आएगा, तो इसका मतलब है कि उसकी डेंसिटी एक तरीके से कम है ना, ये चीज हो गया। और अगर मान लो कि अगर उतने ही जगह पे अगर किसी दूसरे पर्टिकुलर चीज के ज्यादा पार्टिकल आ पा रहे हैं, तो मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा है, मतलब उसका वेट ज्यादा है। तो यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। तो जैसे मैं बोलता हूँ मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में तुम कितना मीटर चले, तो ठीक वैसे यही चीज है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में तुम्हारे कितने पार्टिकल थे जिनकी वजह से तुम्हारा 7.9 ग्राम आया वेट। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो कि तुम्हारा 1 सेंटीमीटर तुम्हारा ये भी था, तो 1 सेंटीमीटर में जो पार्टिकल आ रहे थे, तो जिनकी वजह से तुम्हारा वेट जो आ रहा था वो 1.2 आ रहा था। तो मुझे बताओ डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, पहले वाले की ज्यादा होगी या दूसरे वाले की ज्यादा होगी,
बताओ मुझे। अभिषेक, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? बताओ मुझे क्या होगा इसका आंसर। तुम लोगों को मैं अनम्यूट कर दे रहा हूँ क्या? कुछ ऐसा हो जा रहा है क्या? नहीं भैया। तो बताओ मुझे इसका आंसर बताओ। अरे भैया मेरी पीठ दर्द हो रही, तो मैं फोन से आ गया। फोन मतलब स्पीकर थोड़ा वैसा है, आवाज धीरे आ रही है। चलो ठीक है, अच्छा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ, तो मैंने क्या बोला था अभी, मैंने तुमको समझाया था कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास भी एक फोन है, मेरे पास भी एक फोन है, लेकिन जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो तुम्हारे 80 नंबर आते हैं, मेरे पास 70 नंबर आते हैं। तो सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन होगा? भैया 80 वाला। 80 वाला होगा। तो ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि मैंने एक यूनिट लिखी मीटर पर सेकंड, तो मैं इसका मतलब क्या बोलता हूँ कि तुम्हारा 1 सेकंड में तुम कितने मीटर चले, ये तो बोलने की कोशिश करता हूँ, यही हाँ करता ना। भैया। तो ठीक वैसे ये भी एक यूनिट है। ये क्या है तुम्हारी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में तुम्हारे पार्टिकल कितने जितने आ रहे हैं, जिसकी वजह से वेट क्या हो जा रहा है, 7.9 ग्राम हो जा रहा है। और ठीक वैसे इसके बगल में भी यूनिट ये लिख रखी है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में तुम्हारे जितने पार्टिकल आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो वेट आ रहा है वो तुम्हारा 1.2 ग्राम आ रहा है। तो अगर मैं जैसे बोलता हूँ कि अगर जैसे किसी का ज्यादा वेट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके पार्टिकल पास पास में हैं। और जब अगर जैसे किसी का ज्यादा वेट कम वेट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी मतलब क्या कहते हैं, पार्टिकल दूर दूर में। तो मैं अगर डेंसिटी के टर्म में पूछना चाह रहा हूँ, तो इन दोनों में डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? पहले वाले की ज्यादा होगी या दूसरे वाले की ज्यादा होगी? भैया पहले वाले की। पहले वाले की ज्यादा होगी। तो ये जो मैं यूनिट लिख रहा हूँ ना, मीटर पर सेकंड, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर पर आवर, तो इस चीज को समझा करो। ये चीज भैया क्या बताना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या चीज है। तो ये अब जैसे मान लो कि ये तुम्हारे दो हैं, ठीक है। अब इसको सॉलिड स्टेट में समझो, ये कुछ और ही मतलब क्या कहते हैं, मान लो कि ये मेटल है, दो मेटल है। क्या है तुम्हारे? ये दो मेटल है। तो मुझे बताओ कौन से मेटल, जैसे मान लो कि अगर जैसे मैंने दो मेटल ले लिया, एक मैंने ले लिया आयरन ले लिया, और एक मैंने ले लिया सोडियम ले लिया। तो पहला वाला तुम्हारा किसका होगा, सोडियम का होगा या तुम्हारा दूसरा वाला सोडियम का होगा? भैया दूसरा वाला। दूसरा वाला सोडियम का होगा। तो ये हमें कैसे पता चला कि क्योंकि भैया हमें मालूम है कि सोडियम आपका सॉफ्ट मेटल होता है, और सॉफ्ट मेटल मतलब कि मतलब उसके पार्टिकल के बीच में ज्यादा स्पेस है, उसकी डेंसिटी कम है। तो ये चीज हो गया। अगर मैं ज्यादातर मेटल की बात करूंगा, तो ज्यादातर मेटल तुम्हारे कैसे होते हैं, उनमें हाई डेंसिटी होती है। एग्जाम्पल जैसे आयरन, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में तुम्हारे जितने पार्टिकल आ रहे हैं, मिलकर आ रहे हैं, वो तुम्हारा 7.8 ग्राम बनने आ जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। तो अगर जैसे मैं एक्सेप्शन की बात करूंगी, तो उसमें सोडियम और पोटेशियम भी हो जाएगा। ये चीज हो गया है ना। और क्योंकि ये बहुत लाइट मेटल होता है, ये हो गया। तो अभी देखो, अभी अगर जैसे मैं एक मेटल की और प्रॉपर्टी बताना चाहूँ, तो मेटल तुम्हारा सोनोरस भी होता है। सोनोरस किस, मुझे बता सकते हो कि सोनोरस का मतलब क्या होता है? बताओ मुझे, सोनोरस का मतलब क्या होता है? मीनिंग आता है? सोनोरस का मीनिंग क्या होता है, बताओ मुझे। आता है? नहीं भैया। ठीक है। सोनोरस बेसिकली वो चीज होती है जिससे तुम्हारी आवाज प्रोड्यूस की जा सकती है, मतलब जिससे आवाज आती है। तो मुझे बताओ, जब तुम घर के बर्तन को मतलब क्या कहते हैं गिराते हो, तो उसमें आवाज आती है? हाँ भैया। आज आवाज आती है ना। अब जैसे मान लो कि मेरे पास दो चीजें हैं, है ना, दो मतलब क्या कहते हैं, एक मेरे हाथ में पन्नी है, मतलब क्या कहते हैं पॉलीथीन है, और एक हाथ में मेटल है। तो अगर मैं जैसे मान लो कि जमीन में गिराता हूँ, तो मुझे बताओ आवाज किसकी ज्यादा आएगी तेज? भैया मेटल की। मेटल की आएगी। अब जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि तुम्हारे पास मतलब क्या कहते हैं एक प्लास्टिक है, और एक तुम्हारे पास मतलब क्या कहते हैं, एक तुम्हारा प्लास्टिक इन द सेंस मतलब प्लास्टिक है, जैसे मान लो प्लेट है, और एक दूसरा है तुम्हारा मेटल का प्लेट है, और मैं चम्मच से अगर खटखटाऊंगा, तो किसमें ज्यादा तेज आवाज आएगी? भैया मेटल के प्लेट में। मेटल के पेट में आएगी। तो जो तुम्हारी साउंड प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी होती है ना, उसको हम लोग सोनरस बोल देते हैं। तो मेटल जो होता है वो तुम्हारा सोनरस इन नेचर होता है। मतलब अगर मैं उसमें टैप करूंगा, तो मुझे उसमें आवाज आएगी। तो इसी सोनरस की प्रॉपर्टी को हम लोग काफी जगह यूज कर लेते हैं, जैसे घंटियों में, है ना, घंटियां जो होती है हमारे मंदिरों में, इन सब में यूज कर लेते हैं, है ना, रिंगिंग बेल में, इन सब चीजों में यूज कर लेते हैं। इवन जैसे मान लो कि गिटार में भी यूज कर लेते हैं। गिटार की वायर देखिए कभी, गिटार की वायर देखी तुम लोगों ने? हाँ, हाँ। तो जो गिटार की जो वायर होती है वो देखिए। किस चीज हाँ से बनी भैया। होती है तुम्हारी? वो भैया तुम्हारी वो मेटल स्ट्रिंग से बनी होती है, होती मतलब है पतली ना। सी मेटल वो की। वो मेटल से बनी होती है। जो गिटार की जो वायर है, ये तुम्हारी मेटल से बन रखी है। तो जब मेटल में वाइब्रेशन क्रिएट होता है, तो उसकी वजह से साउंड क्रिएट होती है।
तो अगर सोनरस प्रॉपर्टी नहीं होगी तो हम लोग फिर मतलब क्या है कि हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ये चीज नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली ऐसा नहीं कि तुम्हारे इससे ही प्रॉपर्टी है, वाइब्रेशन का है। अगर जैसे मान लो कि मैं सेकंड वाला बोलता हूँ तो ये वाइब्रेशन की वजह से तुम्हारी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो ये तो थोड़ा सा मतलब अलग फंडा हो जाता है। लेकिन अगर जैसे मैं कभी सोनरस का मतलब समझाता हूँ तो तुम ये जान लेना कि कोई चीज कितनी तुम्हारी साउंड प्रोड्यूस कर रही है। सोनर सोनर का ही मतलब सोनरस जो वर्ड आया वो तुम्हारा साउंड से वर्ड आया है। किससे आया है? साउंड से वर्ड आया है। तो जो मेटल होते हैं वो ज्यादातर तुम्हारे साउंड प्रोड्यूसिंग होते हैं। अगर हम उसमें कोई भी चीज स्ट्राइक करते हैं मतलब कोई चीज मारते हैं तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ जल्दी से। Which of the following statement about the density of metals is generally true? Metals always have very low densities. Metals typically have high density. The density of metal is irrelevant to their properties. Only few specific metals have high densities. भैया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। अभिषेक नहीं है क्या क्लास में? चलो तुम ही बताओ यश। भैया 7.8 ग्राम। पर सेंटीमीटर क्यूब क्या पढ़ोगे? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये चीज हो क्यों? गया। अच्छा जैसे मान लो कि मैंने बोला 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो तुम्हारी डेंसिटी है वो तुम्हारे सोडियम की है। किसकी? सोडियम की है। और मैं पूछूं कि चलो इन चारों ऑप्शन में मेरे को बताओ, इन तीनों ऑप्शन में बताओ कि तुम्हारे इसमें आयरन की फिर डेंसिटी कौन सी होगी, तो फिर तुम कौन सा आंसर दोगे? भैया 10.2 ग्राम। हाँ क्यों? क्योंकि इसमें डेंसिटी तुम्हारी ज्यादा है, ये चीज हो गया। और हमें मालूम है कि आयरन तुम्हारा एक हार्ड मेटल होता है जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। चलो अब इसका आंसर बताओ। तुम ही बताओ, और जैसे अभिषेक आ जाएगा अभिषेक बताने लगना आंसर, तुम बताओ। Which of the following metals are specifically mentioned as exceptions to the general rule of high density? भैया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो गया, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। What does it mean for metals to be sonorous? Uh, भैया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है ना, दे मेक रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, ये हो गया। तो देखो अब हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी में जाने मेटल की। मेटल के हमने सारे ऑलमोस्ट चीजें कवर कर ली। अगर जैसे मान लो कि हमने पहली जो प्रॉपर्टी थी पढ़ी थी वो कौन सी पढ़ी थी हमने? मैलिबिलिटी की पढ़ी थी। दूसरी कौन सी पढ़ी थी हमने? डक्टाइल की पढ़ी थी। तीसरी कौन सी पढ़ी थी हमने? उसके गुड कंडक्टर की वजह से पढ़ी थी कि कौन चीज वो कितनी अच्छे से कंडक्ट कर पा रहा है। तो हमें पता चला था कंडक्टिविटी सेंस में वो हीट को भी अच्छे से कंडक्ट कर पा रहा है, वो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर पा रहा है। फिर हमको पता चला था कि वो तुम्हारा लस्टरस भी होता है। कैसा होता है तुम्हारा? लस्टरस भी होता है। और फिर आज हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। मुझे बता सकते हो आज हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है? भैया हार्डनेस एंड हार्डनेस देखा सोनरस। था। और हमने क्या देखा था? डेंसिटी। डेंसिटी का टर्म में देखा। हार्डनेस में हमने मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा, मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा वो टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में भी पढ़ दिया था। डेंसिटी के बारे में पढ़ दिया। एक हमने अपना सोनोरस भी पढ़ दिया। तो अभी जो लास्ट वाला जो आता है ना, वो लास्ट वाला तुम उसको कलर कंपोजिशन में भी समझ सकते हो कि कलर कंपोजिशन के सेंस में भी हम लोग मेटल को थोड़ा बहुत कैटेगराइज कर सकते हैं। तुम्हारे जो मेटल होते हैं जनरली ज्यादातर ज्यादातर जिस कलर के होते हैं वो है तुम्हारा सिल्वर और ग्रे। किस कलर के होते हैं तुम्हारे? सिल्वर और ग्रे कलर के। और बाकी ज्यादातर जो मेटल होते हैं वो तुम्हारे मतलब अलग टाइप के होते हैं। तो अच्छा जैसे मुझे कुछ मेटल के मतलब मेटल के तुम कलर बताओ जो सिल्वर और ग्रे नहीं होते हैं, बताओ। सोचो कौन कौन से हो सकते हो। भैया कॉपर। कॉपर हो गया, वेरी गुड। और सोचो। भैया कॉपर के अलावा मेटल्स। चलो मैं सिल्वर। केमिकल भैया फॉर्मूला लिख रहा गोल्ड। हूँ, केमिकल फॉर्मूला बता दो तो बता ध्यान रखोगे। गोल्ड। है ना, एयू। गोल्ड। तो ये हो गया ना, गोल्ड हो गया। तो तुमको क्या समझ में आ गया जब मैं तुमको दिखाऊंगा, जैसे मान लो कि ये चीज है, तो ये अगर तुम मेटल को देखोगे तो ये मेटल तुम देख के बता पाओगे कि यार ये मेटल कौन सा? गोल्ड है। तो गोल्ड है मेटल, ये भी मेटल है। अब जैसे तुम कॉपर को देख रहे हो तो ये भी तुम्हारा एक मेटल है। ये भी तुम्हारा, अब बगल में जो तुम देख रहे हो ये सारे, ये भी तुम्हारे सारे मेटल है। तो बाद में तुमको पता चलेगा जब तुम सारे मेटल को मतलब क्या कहते हैं एक एक करके एनालाइज करोगे तो तुम्हें पता चलेगा जो ज्यादातर मेटल है वो तुम्हारे सिल्वर और ग्रे है।
लेकिन कुछ जैसे कॉपर हो गया, तुम्हारा गोल्ड हो गया, तो कॉपर रेड कलर का हो गया, गोल्ड तुम्हारा येलो कलर का हो गया, इन कलर में दिख जाता है। लेकिन ज्यादातर जो तुम्हारे मेटल है, जैसे अभी हम लोगों ने गैलियम लिया था, है ना, हम मरकुरी लेते या स्टेनलेस स्टील लेते या फिर जो ब्रॉन्ज लेते हैं, वो सारे तक ज्यादातर तुम्हारे सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं। तो ये कलर कंपोजिशन का मतलब लास्ट था। अब इसके बाद तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, मेटल जो एज अ पॉइंट था तुम्हारा एलिमेंट में, वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो और जल्दी से इसके एमसीक्यूज बता दो। What is the usual color of most metals? by option C. ऑप्शन सी आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। Which metal is specifically mentioned as having a reddish brown color? by option C. Copper. कॉपर, वेरी गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। What color is typically associated with gold? by option B. ऑप्शन बी येलो, वेरी Yellow. गुड, अब इसका बता दो। Based on the images, which of the following metals appear to be silver or gray in color? भैया कभी ब्रास देखा लाइफ में? नहीं भैया। हाँ बोलो। भैया ऑप्शन सी स्टेनलेस हाँ स्टील। स्टेनलेस स्टील है ना। ब्रास तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा गोल्ड कलर का होता है, या फिर मान लो कि थोड़ा सा मतलब कॉपर जैसा दिखता है। लेकिन जो तुम्हारा स्टेनलेस स्टील है वो तुम्हारा ग्रे और सिल्वर कलर का दिखता है। तो अभी देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन ये लिख रहा हूँ, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो इसमें तुमको क्या करना है, तुमको मेटल की प्रॉपर्टी देना है, उनको ज्यादा डिफाइन नहीं करना है कि तुम्हारा ये, जैसे मैंने बोल दिया कि मेटल आर जनरली हार्ड, तो तुम उसके बारे में ज्यादा बताने लगे। तो ये हो गया व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। और तुमको जो प्रॉपर्टीज बतानी, टोटल प्रॉपर्टीज 11 बतानी, मतलब सिंपली ऐसे लिख देना है। और फिर इसके बाद राइट एक्सेप्शन लिस्ट, है ना, राइट एक्सेप्शन लिस्ट। तो तुम एक्सेप्शन की लिस्ट भी बना देना कि जैसे तुम्हारा लिक्विड के अगर सेंस में बोलते हैं, तो लिक्विड के सेंस में वो तुम्हारा ज्यादा होता है। या फिर एक काम करना, जो हमने जो पहले की जो 4 पढ़ रखी है, 4 के अलावा जो आज हमने पढ़ी है, 7 7 जो पढ़ी है, एक्स्ट्रा जो पढ़ी है, तो हम लोग उसके बारे में कर दो। चाहे ये कर दो, चाहे सारी प्रॉपर्टीज लिख दो, मेरे को उससे मतलब नहीं है। ठीक है, बस ये कि जो एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि मेन क्वेश्चन जो डेराइव होंगे तुम्हारे, वो इस एक्सेप्शन से ही होंगे। तो मुझे बताओ, जो आज जो हमने जो मेटल को कंप्लीट किया है तुम्हारा, वो एलिमेंट का एक पार्ट है जो तुम्हारा जो 118 एलिमेंट में आते हैं, वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। तो याद रख लेना कि जो तुम्हारा 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट में तुम्हारे कुछ मेटल हैं, कुछ तुम्हारे नॉन मेटल हैं, और तुम्हारे क्या है, कुछ बताओ मुझे। सिंथेटिक मेटल। तुम्हारे मेटोलाइट्स हैं, क्या तुम्हारे मेटोलाइट्स हैं, वो ऐसे मेटोलाइट है जिनमें तुम्हारे मेटलॉइड। मेटल और नॉन मेटल दोनों ही पाए नॉन जा रहे हैं, दोनों की क्वालिटी पाई जा रही है। तो हमने मेटल वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया। तो अब हम लोग कल परसों क्या पढ़ेंगे, मेटल नॉन मेटल को पढ़ेंगे और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो आज का जो क्लास था वो समझ में आया कि नहीं है, पहले मुझे इतना बताओ। भैया। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं भैया। चलो बढ़िया फिर।